जय माँ भारती। इस क्रांति की शुरुआत हमने कल ही शुरुआत की थी। और सबसे पहले हमने देखा था जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और कैसे ये डेवलपमेंट हुआ और कैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था बदली। सबसे पहले कृषि से कैसे लोहे की खोज हुई, कैसे विनिमय व्यवस्था को बढ़ावा मिला, फिर मुद्रा अर्थव्यवस्था तैयार हुआ। बाद में हमने यहाँ तक भी देखा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों कृषि पे थी और बहुत सारी चीजें। बाद में हमने देखा था जो नया दौर है 1917 में जब सोवियत संघ जीता तो उन्होंने एक मोटिवेशन दिया अन्य सारे देशों को, क्योंकि वहां पे एक प्लान की तरह से काम किया जाता था और उनको लाभ मिला उसका। सारे देश समर्थन कर रहे थे। दैट्स वाई केसिन योगी जी ने उसको पेश किया। उसके बाद अगर हम देखें बाद की बातों में होता क्या है कि पासा पलटता है 1991 के बाद से, जब चीजें बदलती हैं और पूंजीवाद की जीत होती है साम्यवाद पर। जब वो विभाजन होता है सोवियत संघ का, यूएसएसआर का, तब एक चीज नहीं आती है और नहीं वो कहती है कि यू हैव टू रिक्वायर, अब आपको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जीत होती है अमेरिका की और वो पूंजीवादी, वो नहीं इस सब पे विश्वास करते, वो पूंजीवादी हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। और यही पूंजीवाद की देन है। और देखिए सर, कैपिटलिस्ट के जो पूंजीवाद है उसका बेटा कौन है? साइकोलॉजी। इसीलिए इसे थोड़ी प्रचार देखिए टीवी का, स्कूलों में देखिए लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं, खिलाते कहाँ है? डोमिनोज, चॉकलेट, ये सब प्रचार ही तो है। ये है साइकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। पश्चिमी की देन है, कैपिटलिस्ट की, पूंजीवाद का बेटा कहा जाता है उसको। टीवी पे देखिए बार बार लाइव बॉय, ये सारी चीजें ये जबरदस्ती घुसाई जा रही हैं। कोको कोला, ये बहुत सारी चीजें, अब नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं। तो कैपिटलिस्ट की जीत होती है। बाद में एक शासक आया, आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। वो बहुत विद्वान आदमी था, आलिम आदमी था अपने समय का, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज हिज पॉलिसी। नहीं सुनता ही नहीं था किसी का, लेकिन सोच तो उसकी बहुत दूर की थी। लेकिन बाद में हमने देखा था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था आई बाद में, लेकिन वो चली नहीं, पतन हो गया उसका। फ्यूडलिज्म आया बाद में, जो है अंग्रेजों के बाद एक नया सिस्टम का जन्म हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उस समय। वो है टोकन करेंसी। अपने बहुमूल्य चीजों को, बहुमूल्य सोना चांदी वगैरह इत्यादि को, क्योंकि इसका जो मूल्य है वास्तविक मूल्य है, इसको अस्थायी रखने के लिए और अपना विकास करने के लिए एक किताब है सर रवि कोहाड़ का, आप देखेंगे, बैंक जाल करके है, आप उसको पढ़ना चाहिए सर। बैंक जाल करके रवि कोहाड़ का है, तो आपको देखना चाहिए उसको एक बार। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं। तो टोकन करेंसी का शुरुआत, और टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय चल ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। उसके लिए अस्थाई सरकार चाहिए, उसके लिए लॉ चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, कुछ था ही नहीं, उसने वैसे चालू कर दिया। उसका भुगतना पड़ा उसको। बाद में क्यों आई? मान लीजिए भारत सरकार के पास टोकन करेंसी अगर है तो क्यों है? क्योंकि अस्थाई आधार है, और यही अस्थाई आधार जो मुद्रा अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है, ये तभी संभव है। भारत सरकार वही रहता है, जो भारत सरकार है वो वही रहता है, लेकिन उसको रेगुलेटरी अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बदलती रहती है, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको जोड़ रहे हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं।
पहली अर्थव्यवस्था में पहली बार हमने पहली जो 5 ईयर प्लान है हमने देखा था कि किस प्रकार क्यों था। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हम किसी और चीज के बारे में विकास के लिए रुक सकते हैं लेकिन कृषि के लिए नहीं। 1917 के पहले देखिए बंगाल में आई थी सूखा, लगभग 20 लाख लोग कम से कम मर गए थे, बहुत लोग। कृषि की जरूरी ही थी सर वो। और जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था बाहर देशों के लिए आयात पे, वो भी जरूरी था, नहीं तो अभी हम लुटे थे बाद में 1947 में, तो उसको लगाना जरूरी था। और यूपी के बंदे, यूपी अलग अलग अलबेले हैं। आप देखेंगे तो बाद में सुखमय चक्रवर्ती जी के उनके क्या नाम है उनका, जो नया पीसी महालनोबिस जी, महान सांख्यविद, उनके मॉडल पे जो लगा था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, वो प्रोग्रेस हुई और चली बाद में भी। उसका बहुत ही महान विद्वान थे, तो उन लोगों ने इस प्रकार प्रोसेस किया और इसको बढ़ाया। और जरूरी भी था क्योंकि देखिए जो कृषि होती है, आखिर क्यों दिया गया जो उद्योग के बारे में क्या जरूरत थी, क्योंकि जो कृषि है उसमें जो सप्लाई होती है उसकी फ्लक्चुएट करती है, तो कीमत स्थिर नहीं रहेगी। जब कीमत स्थिर नहीं रहेगी तो लोगों को दिक्कत होगी खरीदने में, राष्ट्रीय आय में योगदान उसका बढ़िया नहीं रहेगा, और राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा सर। अगर मानसून ही सही ना आए, मानसून पे निर्भर है, सूखा, इसीलिए तो सूखा पड़ गया था 1966 में, अभी बात की चर्चा होगा उसका, इसीलिए सूखा पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो तो इसीलिए भाग्य, इसीलिए तो बना, ये सब उस पे निर्भर है, क्लाइमेट पे, इसीलिए तो भाग्य का निर्माण हुआ, ये शब्द आया। क्योंकि ये कृषि उसी पे, इस तरह से उसी पे निर्भर है, दैवीय प्रकृति पे, कि पता नहीं कब बारिश आ जाए, कभी जलवायु परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ठीक नहीं है, फ्लक्चुएट करती है। इसीलिए विकास के लिए जरूरी है कि जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और सरकार कर भी रही है। इस समय का बजट देखें तो 2023 का, तो उसमें भी, इसमें सरकार देखिए कितना ज्यादा जोर देती है एमएसएमई पे, ग्रीन ग्रोथ पे भी ध्यान दे रही है। लेकिन एमएसएमई, और देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया सप्तऋषि, आप उसको जरूर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है उसमें, तो उस पर आपको देखना चाहिए, और विशेष जोर है उस पर, सप्तऋषि पे। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो सप्लाई साइड से यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, तो सप्लाई साइड से डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। विरोध तो होते रहेंगे, हमने देखा है विरोध, फिर भी वो इससे होता रहता है, वो विरोध तो झेलना ही पड़ेगा सर सबको, क्योंकि सबका जो विचार है, जो विचार विमर्श है, और सबकी नीतियां हैं, सबको वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो विरोध होना चाहिए, जरूरी भी है। हाँ, लेकिन मनभेद होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। दुश्मनी थोड़ी है वो सब तो चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ आप किसी के पक्ष में नहीं, किसी के हम पक्ष में नहीं, तो तर्क देना चाहिए ना, उसमें झगड़ा वगड़ा ऐसे करने, हम तो पहले ही बोल देते हैं भैया, अगर डिस्कस करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अगर झगड़ा करना है तो भैया आप दूर ही रहिए। यार उसमें उसकी क्या बात है, आपको अगर विचार पसंद नहीं है तो आप उसका तर्क दें, और हम उस पर विचार करेंगे, अच्छा लगे तो फिर हम भी कुछ उसको रिप्लाई करें, उसमें कोई वो नहीं है। बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस जी पे थी, और उसके साथ यही रीजन था कि उस पर जोर दिया गया था सेकेंडरी सेक्टर पे, ताकि फ्लक्चुएशन जो है उसमें बहुत कम होती है, तो वो आर्थिक विकास में मदद करेगा। और जो कृषि में जो अत्यधिक लोग वर्कर्स हैं, तो वो आके इसमें स्टेबलाइज होंगे, धीरे धीरे उनकी जो है समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन उसमें भी कोई वो खास तौर पे नहीं देखा गया, क्योंकि गरीबी पीक पे थी, और इंडस्ट्रियलाइज जो छोटे छोटे मोटे उद्योग थे उनको भी ध्यान देना, वो सब हो रहे थे, उनका विकास करना भी, उनका भी विकास करना जरूरी था, सब हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन बाद में ग्रोथ रेट बहुत ही कम आंकी गई, बहुत ही कम, जो आशा नहीं था। बाद में तो हद हो गई जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई सर, उसमें तो लगभग 2.4% ग्रोथ रेट पाया गया था, सेकेंड वाले में 2.7 पाया गया था, थर्ड वाले में 2.4, जबकि आशा उम्मीद कितनी थी 5.6 की। और इसमें ये देखा गया कि नहीं भैया अकेले नहीं हो पाएगा, कृषि को आप छोड़ नहीं सकते थे, कृषि को छोड़ ही नहीं सकते थे। कृषि को अगर छोड़ देंगे तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, सबसे पहले तो लोगों की जरूरत थी कृषि,
खाने के लिए नहीं था, तो वो तो जरूरी ही था, उस पर ध्यान दिया गया। कहा गया कि विशेष रूप से कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित था, तो विशेष रूप से कृषि पे जोर दिया गया, और फिर उद्योग पे, जो घरेलू उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा देना जरूरी था, क्योंकि जो अंग्रेजों ने बर्बाद करके चला गया था तो उसकी जरूरत थी हमें। और उसके अलावा माहौल भी होता है, माहौल भी जरूरी है, वो सारी चीजें काम कर रहे हैं लोग। तो फिर हम देखेंगे कि जो चीजें हो रही हैं, बदल रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तब लेके चला गया भैया, केवल उद्योग से नहीं होगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। और जब दोनों को लेके चला गया तो इसमें क्या कहा गया कि आत्मनिर्भरता के साथ विकास, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान बने, उसमें जो लोगो था उसका कहा गया कि आत्मनिर्भरता के साथ, कि खुद को मजबूत करें और खुद अपने पावर पे आए, क्योंकि सरकार में उतनी दम, वो उतना ताकत नहीं था कि पूरा देश को संभाले, वैसे पैसा था ही नहीं, सब बर्बाद हो चुका था। तो उस समय जरूरी था ये नारा, और इसीलिए ये नारा दिया गया कि आत्म स्फूर्तिवान बने और आत्मनिर्भर बने। बहुत पहले से आ रहा है, आज भी मोदी जी चिल्ला रहे हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, यही तो है, कितने लोगों को रोजगार देंगे। और गलती शिक्षा व्यवस्था की भी है, क्योंकि अगर आप 15 साल पढ़ाते हैं, बाद में पता चलता है कुछ मिलता ही नहीं उससे, तो ये तो जरूरी है आप एक डायरेक्शन दे के पढ़ाएं, ताकि एक लिमिट हो कि आप इतना पढ़ने के बाद आप कुछ लायक हैं, तब तो बच्चों में उत्साह जगेगी। लेकिन है ही नहीं है, 15 साल पढ़ रहे, जो बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं उनका भी वही हाल है, 15 साल पढ़ने के बाद, 20 साल पढ़ने के बाद कुछ मिला ही नहीं बाद में। बच्चे इसलिए तो फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों है? यही तो रीजन थी। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, बस दिमाग को जिंदा करना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, कि चीजें हो क्यों रही हैं। केवल किताबें पढ़ने से कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए सर, और ये जरूरी भी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.7 का जो उम्मीद है वो खरा नहीं उतरा, और इसके अनेकों कारण हैं कि कैसे, अगर आप सुनेंगे तो हद है, क्योंकि अनेकों कारण है उसके। मई में नेहरू जी की देहांत हो जाती है, फिर 66 में ताशकंद वाले में आप देखते हैं, जो क्या नाम, उज्बेक में जो हुआ था सम्मेलन ताशकंद, 1965 के बाद से जो युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो उसमें हुआ था, तो उनमें बेचारे शास्त्री जी चले गए, एक महान लीडर चले गए, हमने बहुत ही महान लीडरों को खोया है। और फिर 1962 में तो हमने देखा है कि इंडो चाइना वार हुआ, फिर बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और ये सब कारण रहे। और सूखा तो पड़ा, मतलब 65 और 66 तो इतना हालत खराब था मौसम का कि बारिश ही नहीं हुआ था सही, अब सूखा पड़ गया। और देखिए जो सूखा पड़ता है, कनेक्ट करिएगा, 62 में युद्ध हुआ, इसके भी कई कारण थे, युद्ध के, पंचशील समझौता वगैरह बहुत। अगर नेहरू जी को ये समझना चाहिए था कि अगर कोई दूसरे के साथ बदतमीज है, अगर वो तिब्बत पे हमारा हमला कर रहा है, तो आपको कैसे छोड़ेगा वो। देखिए किस तरीके से पीटा लोगों को। आप लोगों को ये समझ, ये ऐसे पटाए चुपचाप थे, आपको समझना चाहिए जो दूसरे के साथ, यही तो गलती हुई थी उनसे, सुभाष चंद्र बोस जी से, जापान पे भरोसा कर लिए थे। जब वो लोग आप देख रहे हैं कि चाइना वालों को कैसे मार रहे थे सब, जापान वाले बहुत पीटे थे, तो आपको कैसे छोड़ेंगे उन लोग। अरे वो तो गली मत कहिए कि ब्रिटिश, उनका अमेरिका का गिरा दिया बम, बच गए, नहीं तो इस समय मुझे लगता है कि भारत पे जापान का ही कब्जा होता, इतना तो कंफर्म था। क्योंकि वो लोग बहुत ही निर्दयी, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, मतलब हद था। खैर देखा जाए, इस तरीके से नेहरू जी ने चलाया। और उसके जो तीसरे वाले में यही हाल हुई कि बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारीलाल नंदा जी, और शास्त्री जी उसके बाद आए। शास्त्री जी आए, वो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बाद में ताशकंद समझौता हुआ, और ताशकंद समझौता के दौरान शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। मुझे लगता है वो, उनका तबीयत पहले से खराब था, बाद में कई कहानियां बनी उस पर,
लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से अगर देखें तो मुझे लगता है अगर वैसे भारत आए होते तो लोगों का यही कहना था कि उन्होंने देश बेच दिया। इस तरीके से मुझे लगता है हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। और फिर ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस हुई और आई, और इस तरीके से देश का विकास होता गया। उतना तो नहीं मिला, और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें बाद में तो गलीमत थी कि सूखा था। इस पे रिसर्च किया नॉर्मन बोरलॉग, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने कृषि वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अध्ययन किया और फिर इस पे दिखा, अमेरिका के थे। बाद में एस स्वामीनाथन ने, चूंकि जो हमारे आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 का ऐसे कुछ, तो उसमें दिया गया है कि कृषि को बढ़ावा मिलेगा, पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे वो उनको प्रेरणा मिली थी। और एक और पुशअप था जिसका नाम था सूखा 1966, 1965 और 66 में जो बारिश सही नहीं हुई थी, जलवायु ध्वंस था। इसके कारण जो है एस स्वामीनाथन जो कृषि अर्थशास्त्री थे एक तरह से, तो वो गए और फिर उन्होंने अमेरिका से सीखा और लाए भारत में, जो आगे उसका जो बहुत यूज है, उन्होंने उसने हरित क्रांति ने बहुत ही योगदान दिया था भारत में। बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल आपको कनेक्ट करना सिखा रहे हैं कि चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया, क्योंकि सप्लाई फ्लक्चुएट होती है कृषि में, तो क्यों उसके बाद इंडो पाक क्यों हुआ, इंडो चाइना क्यों हुआ, वही हाल थी। चाइना ने यूज किया भारत को, बहुत ही यूज किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये लगता था कि 1962 में आप लड़े थे लोग तो फिर हार गया, तो उन्हें लगता था कि अब भारत कमजोर हो गया है, इसी का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने, ये भारत वाले लाहौर घुस गए, पीटते पीटते लाहौर घुस गए। वो तो ताशकंद समझौता हो गया कि फिर वो चले आए, और मजबूरी, ऐसा नहीं था कि ताशकंद समझौता मजबूरी थी, वो उतना संसाधन हमारे पास नहीं था, तो हम अभी उतना दहाड़ कर वैसे नहीं कुछ कर सकते थे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना था नहीं हमारे पास, परमाणु ऊर्जा भी नहीं थी कि आप धमकी दे दे। अगर वो रहा होता तो सर लाहौर आज हम लोगों का तो होता ही पक्का। इसीलिए तो ईरान परेशान है कि मिल जाए हमको, लेकिन इजराइल लेने ही नहीं दे रहा है। यही सब तो है, खेल है ये सब। बाद में यही आधार बना, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ, बहुत सारी काम हुई। बांधों का निर्माण हुआ, ताकि चूंकि कृषि पे जोर देना था बाद में, फिर तो पहले में तो हुआ ही था भाखड़ा नांगल वगैरह, लेकिन बाद में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी बांध का निर्माण हुआ, सीमेंट और उर्वरक की कंपनियां बैठाई गई। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय खुल रहा है। प्राथमिक विद्यालय देखिए जरूरी था, ताकि लोगों को शिक्षा देना, जिससे लोग जागरूक हों, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर स्टेबल हो, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको जागरूक करती है। वैसे आप ज़्यादा नियम कानून लगा के रोक नहीं सकते, तो आप जागृत कर दें तो लोग अपने आप संभाल लेंगे। और बोकारो में जो है झारखंड में 1964 में स्थापित की गई थी कंपनी, आयरन और स्टील, इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। इस तरीके से चीज़ें बढ़ी और बहुत ही इन लोगों ने संभाला। ठीक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया खोला गया था, जो बाद में एक्सिस बैंक हो गया। IDBI खोला गया उसी समय 1964 में। बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, बिजली बोर्ड बनाया गया, राज्य सड़क परिवहन बनाया गया, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं हुआ। फिर उप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो हम लोग देखते हैं वो भी उसी समय बनाई गई थी। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसपे ये सारी चीज, जो ये तीनों नियम थे वो चले आ रहे थे। आखिर ये क्या था? और 66 तक तो एकदम समझ रहे कि जो रीढ़ है भारत की वो कमजोर हो चुकी थी, ताकि युद्ध के कारण, सूखा के कारण और इत्यादि। इसके अलावा भारत पहले से ही कमजोर था मतलब कि सप्लाई नहीं थी उतनी,
और जो सीमा है भारतीय वो बंद थी बाहरियों के लिए, विदेशों के लिए। जरूरी भी था, हमने बताया है कि ये जरूरी था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ आखिर? आखिर ये जो विकास हो रहे हैं इसमें लाइसेंसी राज कहा गया है 1991 तक, और इसमें घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। और ये एक थ्योरी थी जो ना हम आप आज चर्चा करेंगे। 1915 में एक थ्योरी आई थी, ट्रिकल डाउनी थ्योरी। उसमें अब अगर आप सर्च करें कि वो क्यों शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि वो एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी। आप देखेंगे उसको कि मजाक के रूप में ऐसा शुरू हो गई, और उसमें का कहना भी वैसे ही था और साबित भी हुआ वैसे ही कि 1915 में दिया गया कि जो अमीर वर्ग है, अमीर तबका है भारत में, तो देखिए 1927 में फिक्की का गठन हुआ था। तो अमीर तबका है उसको सहायता दिया जाए, मतलब करों में छूट दिया जाए और फिर उसका हेल्प किया जाए उनको प्रोसेस करने में, पढ़ने में, ताकि वो अपनी एक अस्तित्व कायम करे बढ़िया मजबूत। क्योंकि देखिए 1907 में जो लौह इस्पात उद्योग टाटा ने लगाया था, जमशेदजी टाटा ने, तो वो फ्लॉप हो गया था। इसीलिए कहा गया कि मतलब आप उसको बूस्ट करें, मजबूत करें प्राइवेट कंपनियों को, ताकि वो लोगों को दें। और उनका कहना यह था कि अगर ये मजबूत हो जाए, जब ये लोग रोजगार पाएंगे, उससे कैसे पाएंगे कि जब इंडस्ट्रियाँ बैठेंगी तो जो कृषि में अत्यधिक जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए केवल 2-3 महीने का जो कृषि है, मतलब 1 महीने में आप वगैरह बीज रोपण किए वगैरह, सब खाद डालना होता है, उसके बाद तो सब लोग खाली वही से चौराहे बैठ के खैनी वैनी बनाते हैं तो पूरा खाली रहते हैं। तो इसीलिए जो और वक्त रहे तो कृषि के बाद से वो इंडस्ट्री में काम करें, इंडस्ट्री में काम करें, नहीं तो अपने में बात करेंगे गुड्डू भैया। तो इस प्रकार से उसको सपोर्ट होगा तो काम होगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि भारत के लोग तो आलिम आदमी, इनकी बात ही छोड़ दीजिए। ये हुआ कि लोग करेंगे, सरकार ने सहायता दिया, काम दिया, खुली उद्योगें। बाद में ऐसा चला, पैसा हड़प लिए सब, इमरान चचा सब पैसा ले लिए, खा लिए अपने, लोगों को मिला ही नहीं। बाद में इन लोगों ने जो जो हमारी ट्रेंड चली आ रही थी, जो फर्स्ट पंचवर्षीय, पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, तीसरे तक इसी पे काम चला, 1917 तक इसी पे काम चला भैया। और हाँ, ये पूरा जो योजना अवकाश था 66, 67, 68, 66 से 67, 67 से 68, 68, 69, ये 3 जो है वित्तीय वर्ष, इसमें कोई योजना नहीं चला क्योंकि दुर्दशा हो गई थी। लेकिन जो है वार्षिक योजनाएं चली, लेकिन ये सब जो है, ये सारी योजनाएं उसी पे थी सर। किस पे? ट्रिकल डाउन थ्योरी। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग जरूर ध्यान दें, ध्यान देने की बात है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है या कौन सा ऐसा नियम है जिसने ये साबित किया कि अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। तो आपका ऑप्शन देखिएगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट और ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये बहुत जगह क्वेश्चन ये किया गया है, तो आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये। तो इस तरीके से थी। और हाँ, कुछ और चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किस मॉडल पे आधारित था तीसरा जो पंचवर्षीय योजना, तो वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ये 2 मॉडल पे आधारित। कई लोग कहते हैं गाडगिल फार्मूला, लेकिन बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि वो नहीं है, यही है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ये सारी चीजें हैं, वर्क हो रही हैं, चल रहा है कुछ। और फिर हुआ भारत के लोग, चर्चा हो रही है ट्रिकल डाउनी की, लगाए गए उद्योग, बाद में छूट मिला। और भारत के लोग तो हमने बताया है कि वो हड़पने में विश्वास करते हैं। छूट मिला, पैसा हजम कर लिए सब, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। बाद में IMF की रिपोर्ट आई, पेश की कि अरे भैया ये अलग लेवल का है, इसमें विकास विकास नहीं होगा, थ्योरी यूजलेस है, काम की नहीं है। तो फिर 1970 में देखिए, जब इंदिरा जी चुनाव लड़ती हैं, फिर 70 में मतलब इंदिरा जी जब चुनाव आते 1970 में, देखिए नारा क्या है, गरीबी हटाओ और बेरोजगारी दूर करो। अब तक क्या कर रहे थे? वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे काम हो रहा था सर अभी तक। तो यही नारा लगा कि गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करो।
उसके बाद आया चौथा मॉडल। चौथे मॉडल की चर्चा हम आगे करेंगे, अगले एपिसोड में हम चौथे मॉडल की चर्चा करेंगे। और अभी हम तीसरे पर ही देखेंगे कि चीजें बदल रही हैं कैसे। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और जॉन सैंडी मॉडल पे काम हुआ, बाद में ट्रिकल डाउन थ्योरी आई, और उसी पे ये 1915 वाली जो थ्योरी थी, इसी पे काम हो रहा था। और यही काम हुआ, फिर योजना अवकाश आया। भारत पे लोगों पे आप ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे काम नहीं कर सकते। सारे लोगों ने हड़प लिया पैसा, कोई विकास विकास नहीं हुआ। बाद में सरकार हटाई उसको, अरे यहाँ पे गुड्डू भैया रहते हैं, यहाँ पे ना हो पाएगा, यहाँ पे सब्सिडी नहीं होगा। अगर आज भी देखिए, माहौल बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर माहौल देखिए, माहौल का इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। देखिए आप जो यहूदी हैं उनका माहौल देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूरा कमान। वो कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं करते, बोलते हैं हम एक मुट्ठी हैं, पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। आप पीटते भी हैं, देख रहे हैं अगल बगल के देशों को कितना पीटते हैं। OIC की जो देश हैं, 6 देश को एक ही बार हराया था, आपको पता ही, बहुत पीटा है उन लोगों ने। वो कन्वर्जन पे विश्वास ही नहीं करते, साइंस और टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है पूरी तरीके से, उन्हें कोई डर नहीं होता है, और जरूरी भी है। यहाँ पे देखिए माहौल यहाँ का, अमेरिका में देखिए जो इतने सफल पूंजीपति, जो जितने सफल अधिकतर लोग हैं, देखिए एलन मस्क हैं वगैरह, वो जुकरबर्ग साहब हैं फेसबुक वाले, ये सब वहाँ आप कहेंगे कि आखिर क्या है सर, वहाँ पे क्यों आ रहे हैं लोग। अच्छा, अगर वही समझ लीजिए माहौल है सर। अगर आप माहौल एक, अगर आप कृष्ण है तो उसकी बात ही अलग है। कृष्ण, अगर दिमाग आपका मजबूत है कृष्ण जैसा, तो आप किसी भी माहौल में रहे। देखिए कहाँ रहते हैं, गाँव में किस प्रकार रहते हैं, लेकिन उनकी कितने कब्जा है, कमांड है उनके अपने माइंड पे, उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो उनके लिए माहौल नहीं है, वो कैसे भी कहीं भी रहेंगे तो सक्सेस रहेंगे, इनका मन मजबूत है। लेकिन बाद में एलन मस्क आते हैं। एलन मस्क जो है, अगर मान लीजिए एलन मस्क पैदा हो गया होते यूपी में, तो भी बीड़ी उड़ी चलाते, कहीं बुलेट वुलेट लेके राजपूत वजपूत लिखवा घूमते, महाकाल चश्मा वश्मा लगा के, भौकाल। गलीमत है कि वहां पैदा हो गया, और वहां की सरकारें सपोर्ट भी तो करती हैं, पैसा है उनके पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आए होते तो बुलेट वुलेट लगा के एकदम फॉर्चूनर खड़ा करते, पहला मिसाइल जैसे ही परीक्षण करते, तुरंत आके यहाँ बुलेट, राजपूत और चश्मा और 1 नंबर फॉर्चूनर। यूपी में तो सब यही है, भौकाल वही बेस्ट है, बेस्ड ऑन भौकाल, यही थी लड़कों में। और वो एलन मस्क साहब सक्सेस हैं, भगवान दुआ करे। हम चाहते हैं सर आप भी लें और नौकरी लें। नौकरी का कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग करें बढ़िया, बढ़िया ज्वाइनिंग आए पार्लियामेंट में, फिर बाद में 10 साल काम करें, फिर पार्लियामेंट में और आप देश को चलाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीचे का तबका है वो नहीं कर पाएगा सर, वो बहुत इमोशंस में, वो एक बार मंत्री जी ऐसे हाथ जोड़ दिए तो वो लोड लेट जाएगा वही धरती पे, ऐसे वोट दे देगा आराम से। तो आप रिवोल्यूशन वहीं से होगा सर, ऊपरी तबके से, नीचे से ना हो पाएगा। और हमने बताया है कल की, शायद हमने कल चर्चा की थी कि यहाँ के नेता बहुत ईमानदार, बहुत ही ईमानदार। क्योंकि जो व्यक्ति हैं, जो हम लोगों ने, सरकार का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि है, तो जनता की प्रतिनिधि है, तो जैसे जनता की छवि होगी वैसे ही तो नेता होंगे। जैसे पसंद तो अब जनता के ऊपर है ना, अब सरकार को दोष ही नहीं दे सकते। सरकार की कोई दोष नहीं है सर, 1% दोष नहीं। आप ही ने तो चुना है उनको, आप ही ने तो चुना है, आप उनको खराब कैसे कर सकते हैं। आपके पास अधिकार है 5 साल के बाद फिर बदल दें। आप सर किसी भी, हम आज किसी भी पार्टी को आप दोषी नहीं दे सकते। आज वो पहुंचे हैं तो उन्होंने कुछ कर्म किया, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। बाद में देखिए शिक्षा व्यवस्था बदली है, आप कुछ भी ले सकते हैं CBCS में, कुछ भी, कोई
कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी जो आसानी हो, जो चीज़ें हैं, आप कितना छूट चाहिए। लेकिन प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जिस प्रकार हमने देखा कि टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसी प्रकार प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि आप एक लेवल के बाद गए तो आपको कुछ काम है जो आपको फिक्स मिलेगा। उसका अभाव है भारत में, उसका अभाव भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो ठीक नहीं है। और ये सरकारों को सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। इसीलिए लड़के देखिए कितने परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, घूम रहे हैं इधर-उधर, नौकरी के लिए परेशान है। यही तो है, 20 साल 30 साल पढ़े, पता नहीं क्या पढ़े, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कुछ मिला ही नहीं। इस तरीके से कैसे होगा? यहूदियों को देखिए सर, उनके कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं ले सकता है अदर, उनकी पूरी मोनोपोली है वहाँ, और वो पूरे एक-एक बच्चे को वो पूरा सपोर्ट और पूरी तकनीक के साथ चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आप तो जानते ही हैं यहूदियों के बारे में, और इसीलिए हम बहुत पसंद करते हैं सर। वो यहूदी, उनका कन्वर्जन में बिलीव ही नहीं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको सोच रहे हैं स्थगित करें। बाद में हमने देखा है कि जो योजना अवकाश हुआ उसमें भी विचार किया गया है, किस प्रकार ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ और किस प्रकार से काम हुआ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं, जो मेन मुद्दे हैं जैसे ट्रिकल डाउन वगैरह, तो इन मुद्दों पे हमने चर्चा करने की कोशिश की है। इसके बाद हम चौथा पंचवर्षीय योजना देखेंगे। चौथा पंचवर्षीय योजना को प्रोग्रेसिव हल्का सा माना जाता है। उसका कारण था जो MS स्वामीनाथन ने जो लेके आया हरित क्रांति, उन्होंने तो उससे भारत को एक नई आशा जगी। आप देखते हैं बाद में किस प्रकार जो अमेरिका है मांगने पे PL 418 जो सुअरों को दिया जाता है गेहूं, वो देने के लिए तैयार था। इसीलिए तो शास्त्री जी ने कहा था कि हम एक समय भोजन करेंगे सर, एक समय भोजन। देखिए त्यागी लोग थे, इसीलिए तो भारत महान था। त्यागी लोग थे, यहाँ देश के लिए जीते थे, पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे, ज्ञानवान थे, देश के लिए काम करते थे। गांधी जैसे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग बहुत थे, इसीलिए तो चल रहा था, भारत पीक पे था और संभल गया भारत, यही कारण था। योजना अवकाश हुई और सारी चीजें बदली। बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आई। उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले हम देखेंगे कि जो ये हरित क्रांति किस प्रकार से दे रही है, किस प्रकार से नया जीवन दी, लोगों को एक नई आशा दी। और यही आशा जो चौथी पंचवर्षीय योजना में वो तेजी के साथ वृद्धि का जो है सपना देता है, तेजी के साथ वृद्धि और स्थिरता की जो युक्ति देता है। क्योंकि पहले संभव नहीं था, लेकिन बाद में कृषि ने एक चेतना दी, एक आशा दी, और इसी पे काम चला। हमने देखा है, हमने आज क्या क्या देखा उसमें देखें कि हमने आज देखा कि टोकन करेंसी कब सक्सेस है, कि जब सरकार स्टेबल हो, जो कंफर्म हो। पार्टियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो भारत सरकार है एक है, और उसके साथ लॉ रेगुलेशन चाहिए, तभी वो सारी चीजें वो सक्सेस हो पाएंगी। मुद्रा, टोकन करेंसी, तो इस प्रकार से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था बदली। अर्थव्यवस्था बदलने के साथ ही सब चीजें बदल रही हैं। देखिए कैपिटलिस्ट इस समय राज है कैपिटलिस्ट का पूरी दुनिया में। देखिए किस प्रकार से माइंड में, साइकोलॉजी में भरा गया है। टीवी में वही है, वही डेयरी मिल्क, वही सारी चीजें प्रचार। देखिए निरमा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, सब क्या है? ये सब साइकोलॉजी है। अब आप ही देखिए, वही शैम्पू लगाने से बाल झड़ता है, और वही शैम्पू वही फिर बाद में आपको वही कंपनी आपको बाल न झड़ने की दवा दे रही। वही तो है सब, इसी को तो मार्केट बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमिक्स तो आप देख रहे हैं, यही सब तो है खूबी, इसी को तो मार्केट कहा जाता है, लॉ ऑफ मार्केट। और इस तरीके से ठीक है, तो आज के लिए हाँ, ये क्रांति वैसे चलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट करें। अगर आपको देखें कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ज़रूर अपना अनुभव दें सर, क्योंकि सभी लोग सभी बातों से सहमत नहीं होते। तो ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। आप ज़रूर कमेंट दें, अपनी राय दें, कोई ज़रूरी आवश्यक कोई सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम देखें इसको और फिर हम इम्प्रूव करें। और हम आपको कनेक्ट करना सिखा रहे हैं कि ताकि इसके बाद अगर आप पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो कि चीज़ें बदल क्यों रही हैं।
तो ये क्रांति जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां भारती, वंदे मातरम।